नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली को अब पता चला है, वैसे पूरा नहीं पता चला है। सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया है और अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है। बिहार के एक बालिका गृह के भीतर 44 में से 34 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि की खबर को सिस्टम कैसे पचा सकता है और समाज कैसे डकार लेकर चुप रह सकता है, इसे समझने के लिए नेता, नौकरशाही, न्यायपालिका और जाति के आधार पर गोलबंद ताकतवर लोगों के झुंड के भीतर झांक कर देखना होगा। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के कहने पर ही मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने राज्य के कई सुधार गृहों का जायजा लिया और 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 110 पेज की इस रिपोर्ट को 1-2 घंटे में पढ़ा जा सकता था, मगर समाज कल्याण विभाग 1 महीने में भी नहीं पढ़ पाया। 30 मई को एफआईआर का आदेश होता है और 31 मई को मुजफ्फरपुर पुलिस 4 लाइन की एफआईआर अनाम लोगों के खिलाफ दर्ज करती है। यह देरी किसे बचाने के लिए हुई? 3 जून को इन बच्चियों का मेडिकल टेस्ट होता है, पटना के 2 अस्पतालों में और मधुबनी के एक अस्पताल में। क्या आप जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट कब आती है? 22 जुलाई को आती है। 1.5 महीने की देरी किसे बचाने के लिए हो रही थी? पटना का मीडिया इस खबर पर या तो चुप था या हल्के में ले रहा था, मगर एक चैनल था जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहा था। अगर उसने ट्रैक नहीं किया होता तो 34 बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले न जाने क्या क्या मैनेज कर चुके होते। वैसे तो संतोष सिंह और उनकी टीम को 2 फरवरी की घटना से ही एहसास हो गया था कि बालिका गृहों में कुछ गड़बड़ है, जब मधुबनी के सेंटर से 6 लड़कियां भागी थीं। 2 फरवरी से 2 अगस्त हो गया, वहां की भागी या गायब की गई लड़कियों का अभी तक पता नहीं है। संतोष सिंह और उनकी टीम को इस खबर की पड़ताल उनकी टीम लगी हुई थी, तभी 27 मई को सीतामढ़ी के समाज कल्याण अधिकारी शुभ नारायण दत्ता की हत्या हो जाती है। दत्ता ने फर्जी नाम से दलित छात्रों की स्कॉलरशिप हड़पने वाले गैंग पर हाथ डाल दिया था। स्कूल के मास्टर ने 10 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। उनकी पुलिस मास्टर को अरेस्ट करती है और पत्रकार को खेल का पता चल जाता है। 28 मई को संतोष सिंह सीतामढ़ी की हत्या को विस्तार से दिखाते हैं और इसके तार उन लोगों से जोड़ते हैं जिनका समाज कल्याण विभाग में दबदबा है और मधुबनी से भागी लड़कियों के पीछे कथित रूप से हाथ भी हो सकता था। 8 जून को संतोष सिंह सूत्रों के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट की खबर चलाते हैं कि बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, उन्हें यातना दी गई है। सोचिए, मेडिकल रिपोर्ट 20 जुलाई को आती है, 8 जून की इस रिपोर्ट के बाद, और मुजफ्फरपुर की एसएसपी हरप्रीत कौर 21 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि 29 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, जिसकी संख्या बाद में बढ़ जाती है। दबाव नहीं होता तो मेडिकल रिपोर्ट मांगने के लिए मुजफ्फरपुर की पुलिस कई बार पटना जाकर लौट नहीं आती, फिर भी हरप्रीत कौर की टीम लगी रही। इस केस को कवर करने वाले पत्रकार यही बताते हैं कि उन्होंने तमाम परिस्थितियों में हरप्रीत कौर ने अच्छा काम किया। 2 जून से लेकर आज शाम तक संतोष सिंह ने अपने कशिश न्यूज चैनल पर 40 स्टोरी इस पर फाइल की है। संतोष सिंह लगातार फेसबुक पर एक खबर की एक डिटेल लिख रहे थे। सब कोई देख रहा था कि यहां से यातना की कैसी कैसी खबरें निकल कर आ रही हैं, मगर पटना शांत हो गया, चुप हो गया। ये डिटेल इसलिए बताया कि कई बार स्थानीय मीडिया में कुछ खबरें बड़ी हो जाती हैं, उनके पत्रकार लगे रहते हैं, लेकिन नाम हम दिल्ली वालों का हो जाता है। असल में बेआवाज लोग जैसा कुछ होता ही नहीं, उन्हें जानबूझकर चुप करा दिया जाता है या फिर सुना ही नहीं जाता। अरुंधति राय के इस बयान से टिस की रिपोर्ट शुरू होती है और हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने जो जानकारी दी है वो इसी पर बैठती है। सही, नवंबर 2017 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम वहां गई थी। उसकी अध्यक्षा प्रोफेसर हरपाल कौर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि बच्चियां रो रही थीं, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट को मैनेज कर दिया गया, ऐसा मनीष लिखते हैं। हरपाल कौर की रिपोर्ट बहुत साधारण और हल्की है, टिस की तुलना में रूटीन टाइप की है जो मैंने देखा। फिर भी नवंबर 2017 से लेकर 27 अप्रैल तक समाज कल्याण विभाग के पास मुजफ्फरपुर के सुधार गृह को लेकर 2 रिपोर्ट थी। पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। एक कैंपस के भीतर 30 से अधिक लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन अत्याचार की घटना होती है। इसके बाद भी पुलिस ने ब्रजेश ठाकुर समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ब्रजेश ठाकुर ही उस बालिका गृह का संरक्षक है। मनीष कुमार ने चार्जशीट की जो डिटेल भेजी है उसे आप सुनिए। वैसे हम सब नहीं सुना रहे, सुना नहीं जा रहा है। इसमें किसी ने बताया कि लड़कियों को पेट के कीड़े मारने के नाम पर नींद की गोलियां दी जाती थीं और फिर उनके साथ दुराचार किया जाता था। एक बच्ची तो गर्भवती होने पर उससे इतना मारा गया कि उसके पेट में बच्चा मर गया। किरण आंटी नाम की शेल्टर होम की केयर टेकर लड़कियों को नंगा सोने पर मजबूर करती थी। यह महिला खुद भी उनके साथ यौन दुराचार करती थी और अक्सर उन कमरों में भेजती थी जहां लड़कियों के मुताबिक उनके साथ गलत काम होता था। बच्चियों को मारा पीटा गया और उन पर गर्म पानी तक फेंका गया। एक लड़की एक बार भाग कर निकली तो उसे वापस लाया गया और बांध कर मारा गया। ब्रजेश ठाकुर का एक और शेल्टर होम चल रहा है जहां से 11 महिलाएं गायब हैं। मनीष कुमार ने बताया कि ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद उसके सभी एनजीओ और शेल्टर होम्स की जांच हुई तो इन महिलाओं की कोई जानकारी नहीं मिली है।
इस सिलसिले में जांच अधिकारी ने 22 जून को एफआईआर दर्ज करने का आदेश मांगा, जो करीब 1 महीने बाद 20 जुलाई को दिया गया, लेकिन एफआईआर 30 जुलाई को ही दर्ज हो पाई। कुमारी मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री हैं बिहार की। कायदे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन्हें उसी वक्त बर्खास्त कर देना चाहिए था, वैसे अब भी बर्खास्त कर सकते हैं। मीडिया के दबाव में काम नहीं करना चाहिए सरकार को, लेकिन इस केस पर किसी और का भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए था। मंजू वर्मा से मीडिया कई सवाल पूछना चाहता है। क्या उन्हें ब्रजेश ठाकुर की गतिविधियों का पता था? क्या उन्हें वो करीब से जानती थी? टिस की रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या कार्रवाई की? मेडिकल रिपोर्ट 1.5 महीने में क्यों आई? मंजू वर्मा मीडिया को देखकर पुलिस बुला लेती हैं और अपनी जाति का जिक्र करने लगती हैं। इंडियन एक्सप्रेस के संतोष सिंह की रिपोर्ट है कि ब्रजेश ठाकुर के मुजफ्फरपुर में 5 शेल्टर होम थे। इसके लिए सरकार हर साल 1 करोड़ रुपए देती थी। उसका एक अखबार में निकलता है प्रातः कमल, जिसकी रोज 300 प्रतियां छपती हैं, लेकिन सर्कुलेशन 60,000 से ज्यादा दिखाया जाता है और सरकार साल में 30 लाख के विज्ञापन देती है। ब्रजेश ठाकुर के इस अनजान अखबार पर जनता के पैसे लुटाने की मेहरबानी किसके इशारे पर हो रही थी और इसके हिस्सेदार कौन थे, यह जानना जरूरी हो गया है। सरकार इस इंतजार में है कि लोग इस केस को भूल जाएं, ताकि बाद में वही सब होता रहे जो सब चलता रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मोहम्मद तारिक, जो आप निदेशक हैं कोशिश, जो टिस की एक संस्था है, एक समूह है, जो आप लोग फील्ड में जाकर इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, और संतोष सिंह हैं, संपादक हैं कशिश न्यूज़ के। संतोष, मैं ये जानना चाह रहा था, ये ब्रजेश ठाकुर के बारे में कई तरह की बातें छप रही हैं, चार्जशीट के हिसाब से इनकी क्या स्थिति है, और क्या आप थोड़ा संक्षेप में भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि ये क्या नेटवर्क है इस आदमी का कि जिस पर हाथ डालने में मई से करीब करीब अब जुलाई आ गया है? क्या इनको रिमांड पर लिया जा चुका है? पुलिस ने किस तरह से पूछताछ की और क्या कुछ सामने आया है? देखिए रवीश जी, जो चीजें सामने है, अब सब कुछ पब्लिक डोमेन में भी है। कहीं न कहीं ब्रजेश ठाकुर पर हाथ डालने में प्रशासन भी और समाज कल्याण विभाग ने काफी वक्त लिया। वजह जो भी रहा हो, लेकिन ये काफी रसूख वाले हैं। ये कई इंसिडेंट में ऐसा देखने को मिला है। एक जितेंद्र श्रीवास्तव हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे, उनका ये फर्जी वेबसाइट बना के सरकार के पोर्टल पे इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज करा दिया कि ये व्यक्ति शराबबंदी के दौरान ये शराब पी रहे हैं। उनके कारण इस वजह से उनको काफी कह सकते हैं कि जांच झेलनी पड़ी, और बाद में पता चला कि इन्होंने मुजफ्फरपुर से ही वो ईमेल क्रिएट किया था। एक बीच के दौरान में एक और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक अधिकारी आए थे, जिन्होंने टिस को ये जिम्मेवारी दी कि आप उसका सोशल ऑडिट कीजिए। उन अधिकारियों को रातों रात वो उस विभाग को छोड़कर जाना पड़ा। तो ये कितने रसूख वाले लोग थे, ये इनके कारनामों से सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो उत्तर बिहार में या बिहार में जो भी एनजीओ इस तरह के काम में लगे हुए थे, उसमें ब्रजेश ठाकुर की छवि यही थी कि बिना इनके अनुमति के एक भी इस तरह के जो स्वयंसेवी संगठन है उनको काम नहीं दिया जा सकता था। ये कहा जा रहा है अब जो कहीं न कहीं ब्रजेश ठाकुर का जो प्रभाव है, उस प्रभाव की वजह से ही कि एक जगह जो लेन देन का अपना एक तरीका है, उस तरीका में एक व्यक्ति के रूप में जो किसी भी ब्लॉक में आप चल जाए वहां आपको मिल जाएगा, वो एक करी का काम कर रहे थे, और उसका लाभ वो इस तरह से के चीजों को अपने जो काले कारनामे थे उसको वो छुपाने में इस धंधे का उपयोग वो कर रहे हैं। संतोष, इस पूरे मामले में ब्रजेश ठाकुर फुल स्टॉप है, या यहाँ से इन लड़कियों के खासकर संदर्भ में पूछ रहा हूँ जो इन पर बीती है, इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल थे, अफसरशाही के भी लोग शामिल थे? क्या इस तरह की जानकारियां आ रही हैं, भले ही अभी पुष्ट ना हो, लेकिन फिर भी जो आप देख पा रहे हैं? देखिए, अधिकारियों की भूमिका तो लगभग स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से फाइल को बढ़ाने की बात हुई, डीएम ने जो रिपोर्ट किया, रिपोर्ट के बाद समाज कल्याण विभाग की जो स्थिति रही, वो चीजें साफ दिख रही है कि अधिकारी तो इनके कंट्रोल में था। अधिकारी, क्योंकि देखिए इन्हें यह भी लग रहा था कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुआ वो व्यक्ति उस वक्त भी अपने घर पे मौजूद था, और जब हम लोग अपने उनसे फोनिंग पर बात कर रहे थे, उस वक्त भी वो कह रहे थे कि हमें इस संस्था से कोई लेना ही देना नहीं है, हम इस संस्थान के कोई नहीं है। उसी वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये जरूर है कि देखिए अधिकारी स्तर पे इनके पीछे लोग खड़े थे, बड़े बड़े अधिकारी इनके पीछे खड़े थे, ये चीजें साफ दिख रही है। और जब सवाल अगर हम राजनेताओं की करें तो इनका अगर हम बात करें तो मीडिया की वजह से हर कार्यक्रम में ये दिख जाते थे। हम लोग जहां पे विधानसभा का सत्र हो, चाहे मुख्यमंत्री का जनता दरबार हो, या किसी अधिकारियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये हर वक्त दिख जाते थे, और उन मीडिया कर्मी होने का जो एक प्रभाव होता है उसका ये बेहतर इस्तेमाल करते थे। लेकिन अधिकारियों का संरक्षण इनको प्राप्त था, ये साफ अभी भी दिख रहा है।
मोहम्मद तारिक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये उसका राजनीतिक पक्ष जो हुआ है, लेकिन जब आप लोग इस शेल्टर होम में गए और आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि 2-3 पैराग्राफ है इसके ऊपर, तो क्या आप लोगों को भी ये अंदाज़ा हो गया था कि स्थिति इतनी भयानक है? नहीं, हमारा सोशल ऑडिट जो है उसका ऑब्जेक्टिव था वो इस तरह से रखा गया था कि यदि संस्थाएं हैं जिनको अपने काम को बेहतर बनाने के लिए स्पेशल इनपुट्स की ज़रूरत है, कुछ और ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, उस तरह की चीज़ें की जाएं, और अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है जो नियम के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो वो चीज़ें सामने आ जाएं। तो हम एक कुछ क्राइम इन्वेस्टिगेट करने जैसे ऑब्जेक्टिव से वहाँ पे नहीं गए थे, लेकिन स्थिति जो अब जो आ रही है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में, या जो बच्चियों ने अपने बयान दिए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली है। लेकिन जिस वक्त हम वहाँ पर गए थे, हमको ये तो समझ में आया कि यहाँ पे कुछ परेशानी है, कुछ गड़बड़ है, कुछ लोग बता रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी और के लिए बोल रहे हैं। एक पैटर्न जैसा इवॉल्व होके आ रहा था वहाँ पे। लेकिन इसलिए हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसकी पूरी सख्ती से जांच होनी चाहिए और पुलिस के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। से बात तो की थी, जी आप जी हर जी जगह बात कर रहे जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने और भी कई जगहों पर देखा है कि लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी अब्यूज होते हैं, यौनाचार दुराचार होता है उनके साथ। जी। तो आप फिर भी जो उसका रख रखाव का अंदर का जो हालत था उसका क्या था? मोरलेस इंस्टीट्यूशंस के हालात बहुत अच्छे तो नहीं है, बहुत अच्छे नहीं हैं। और इस पर्टिकुलर होम में भी स्थिति देखिए, हम जैसे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं, वहाँ का माहौल बहुत कुछ कहता है। जैसे कहीं पर 50 बच्चे हैं और वो होम बिल्कुल शांत है, डिसिप्लिन में बच्चे बैठे हुए हैं, अगर खाना भी खा रहे हैं तो लाइन से है। वो नॉर्मल स्वाभाविक नेचर नहीं है बच्चों का। तो शायद लोग विजिट्स पे जाते होंगे तो उनको ठीक लगता होगा, लेकिन हमारे लिए वो नेगेटिव था। हमारे लिए जहाँ शोर हो रहा है, बच्चे लड़ रहे हैं अगर, और बच्चे बिना किसी झिझक के सुपरिटेंडेंट के रूम में आ जा रहे हैं, आपको शक हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है फिर? जी बिल्कुल, क्योंकि डर का जो माहौल है, अगर वो डर का माहौल अपने आप में बता देता है। प्लस जो हमारी टीम भी थी, हम लोग उस तरह से ही बच्चों को बिना कुछ ज्यादा प्रॉमिस किए हुए अपनी हम लिमिटेशंस भी उनको बता के एक्सप्लेन कर रहे थे, हम किस पर्पस से आए हैं वो भी बता रहे थे। सर पे एक छोटा सा एक करेक्शन है जो तो साहब कह रहे थे कि जो सोशल ऑडिट जिन अधिकारी ने किया वो यहाँ से चले गए, नहीं है, वो सब हो जाता है, मतलब वो ठीक है। आप फिर भी कह लीजिए उसका क्या करेक्शन है? नहीं, वो सोशल ऑडिट जो अभी करंट प्रधान सचिव हैं उन्होंने ही किया था। संतोष जी, हम थोड़ा सा जानना है, संतोष जी ये बता सकते हैं, समय थोड़ा सा कम भी है, कि ये जो एफआईआर में डिले हो रहा था, मेडिकल रिपोर्ट में 1.5 महीना लगा, आपने इतनी क्राइम स्टोरी की है, क्या वाकई में मेडिकल रिपोर्ट में 1.5 महीने का वक्त लगता है? और इन लड़कियों को अलग अलग सेंटर में रखा गया, ये सब किसके आदेश पर हो रहा था? और क्या ये सब इसकी क्या व्यवस्था है? कोर्ट निगरानी करती है या शेल्टर होम की, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक संरक्षक अभिभावक के रूप में संज्ञान में लिया है, तो वहां निचले स्तर पर क्या व्यवस्था है? देखिए रवीश जी, अगर हम बात करें इस तरह के बालिकागृह की सुरक्षा की अगर बात करें या फिर उनके देखभाल की बात करें, तो एक पूरा नेटवर्क, मतलब जे एक्ट में जो कानून में जो प्रावधान है वो पूरी तौर पे मतलब फुल प्रूफ आप कह सकते हैं। जो स्थानीय न्यायालय हैं उनके जजेज वहां पे उनको जाना है, उनको देखना है, बच्चों से मिलना है, बच्चियों से मिलना है। इसके अलावा हर स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के साथ साथ जो सोशल वर्क से जुड़े हुए लोग हैं उनको उसमें इन्वॉल्व किया गया है। मतलब अगर उस संस्था के बारे में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से लेके जिला कोर्ट तक उनका इन्वॉल्वमेंट है इस तरह के बच्चियों को देखने के। हाई कोर्ट के 3 जज इसके मेंबर हैं जो इस तरह की संस्थाओं में क्या बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, उनको जो सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से जो निर्देश हैं उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और मीडिया को भी ये जिम्मेवारी है कि इस तरह की, क्योंकि सोशल एडिट में मीडिया को भी इन्वॉल्व करने की बातें जे एक्ट में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो मेरा अनुभव रहा है खास करके एक क्राइम रिपोर्टर रहते हुए, कई चीजें ऐसी इसमें देखने को मिला जो पहले कभी हमने नहीं देखी। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटी है, हालांकि इतने बड़ी संख्या में इस तरह के रेप की घटनाएं पहली बार सामने आई है। लेकिन एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई एजेंसी एविडेंस को हटा दे
ये अगर जेजे, वो हमें ये कहते हैं कि ये जेजे एक्ट का प्रावधान है कि उन बच्चियों को ज्यादा ये महसूस ना हो, उनको थोड़ा अलग रखा जाए, जो बाकी जो प्रोसेस है विक्टिम को लेकर उससे थोड़ा अलग तरीके से उनसे पेश आया जाना चाहिए। इसलिए हमने एफआईआर दर्ज करने से पहले तमाम लड़कियों को अलग अलग बालिका गृह में हमने भेज दिया। लेकिन जो एक क्रिमिनल प्रोसेस है, जो जांच करने का पुलिस का तरीका है, ये ऐसा नहीं है कि बच्चों के मामले में जांच करने का एक अलग से कोई प्रावधान है, सीआरपीसी में कोई प्रावधान है, या पुलिसिंग जो तरीके हैं आम तौर पे उसमें कोई अलग कोई प्रावधान है। ये चीजें जो हमें देखने को मिला कि एफआईआर दर्ज हो रहा है 30 तारीख को और 28 तारीख को सारे बच्चियों को अलग अलग आप होम में आप भेज दे रहे हैं कहीं न कहीं, और वो अपने पूरे सामान के साथ वो जा रही है। तो जो घटना स्थल जो है किसी भी मुकदमे के लिए, किसी भी घटना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि वो जो एविडेंस है घटना स्थल पर, जैसी किसी घटना के बाद पुलिस पहुंचती है उसको पीओ कहते हैं कि सबसे पहले उस जगह को कवर करो और वहां से कुछ ना कुछ लीड जरूर मिलेगा। अगर पीओ के साथ छेड़छाड़ हुआ तो फिर बड़ी मुश्किल होती है किसी मामले को अंजाम तक पहुंचाने में। ये एक बड़ी बात है कि उस तरीके से लड़कियों को अलग कर दिया गया। इस वजह से काफी वक्त भी लगा अनुसंधान को आगे बढ़ाने में। आप 4 महीने से इस खबर को कर रहे हैं, 2 जून से कर रहे हैं, आज ये 2 अगस्त आ गया, 2 महीने हो गया है। ठीक है, तारिक साहब की तरह थोड़ा पर्टिकुलर होते हैं, 2 महीने हो गए। लेकिन इस दौरान आपको लगा कि इस खबर को मैनेज मीडिया के स्तर पर भी किया जा रहा है? देखिए, मीडिया के स्तर पर हालांकि हमसे कभी लोगों ने बात नहीं की, लेकिन ये एक अंदर से जरूर महसूस हो रहा था कि इतनी बड़ी खबरें हैं, ये खामोशी क्यों है, ये बार बार हमारे जेहन में आ रहा था। और इसकी एक वजह हमें ये लग रहा था कि इन लोग, जैसे हमें जानकारी मिल गई 8 जून को ही कि लड़कियों के साथ रेप हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट में ये चीजें सामने आ गई है, वो इस वजह से कि हम उस खबर पे लगातार लगे हुए थे। जिस तत्परता के साथ तमाम साथियों को लगना था उस पर, हमें लगा कि उस पर कुछ वो परहेज कर रहे हैं। जब एसपी ने अपने बयान में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 21 जुलाई को उन्होंने कहा कि हाँ 29 लड़कियों को रेप हुआ है, ये चीजें सामने आई है, तब मीडिया को लगा कि वाकई में इस तरह की खबरें जो लगातार हम चला रहे थे उसमें सत्यता है, आधिकारिक तौर पे उसकी पुष्टि हुई, तब फिर सक्रियता लोगों की बढ़ी है। हम दर्शकों को बता दें कि हम संतोष से इसलिए बात करने को लगातार फेसबुक पर लिख रहे थे कि बिहार का समाज कैसा है कि एक कैंपस में 30 से अधिक लड़कियों के साथ, बच्चियां हैं वो 7 से लेकर 14 साल, अगर डिटेल मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूं तो आपको क्या बताऊं, उनके साथ इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, यातना दी जाती है, उनका रेप होता है बार बार, और किसी के सामने उन्हें एक तरह से पेश किया जाता है, नेता लोग या जो भी नेटवर्क है वो बार बार लिख रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि एक अंग्रेजी के चैनल की एंकर कह रही हैं कि वी ब्रोक द न्यूज़, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि कई बार होता है कि दिल्ली और मुंबई के लोग थोड़ा जो स्थानीय स्तर पर पत्रकार मेहनत करते हैं उनकी मेहनत का हिस्सा खा जाते हैं। लेकिन अगर मैं कर सकता था तो मैंने सोचा ये रिकॉर्ड मैं ठीक आपको बता दूं कि जो आप संतोष सिंह को देख रहे हैं वो 40वें स्टोरी आज उन्होंने फाइल किया अपने चैनल पर। तारिक, मैं ये जानना चाह रहा था, जब आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस भी देखे, लेकिन ये बात समझ में आई कि यहाँ अधिकारी नहीं हैं काम करने, और जो संतोष कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे के जुडिशरी तक और डीएम के ऑफिस तक एक पूरा सिस्टम है। हमने ये भी पढ़ा कि उसमें डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर को भी जाना होता है। तो इतने सारे निगरानी के बाद इस तरह का अब्यूज कैसे नहीं दिखा, है ना? या तो फिर ये लोग नहीं जाते होंगे। बिल्कुल, 2 ही चीजें हो सकती हैं फिर। सर इसमें जो सबसे बड़ा ये याद देखिए पूरा कोलैप्स हुआ है। एक एनजीओ एक्सपेक्टेड है वनरेबल ग्रुप्स की प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे एनजीओ एक्यूज्ड है। एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट में, वही रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की सेफ्टी के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, यहाँ वो खुद एक्यूज्ड हैं। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो जुडिशियल पावर रखती है अपने पास में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लेकिन यहाँ पे सीडब्ल्यूसी के खुद 2 मेंबर्स इसमें एक्यूज्ड हैं। तो एक तरह से देखें तो वो जो पूरा बच्चों की सुरक्षा के लिए जो सिस्टम है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो खुद पूरा कोलैप्स कर चुका है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट पढ़ते समय मुझे भी लगा कि कितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है। अगर वो पालन हो तो इन सुधार गृहों में चाहे बुजुर्ग हो या कोई अकेली महिला हो या कोई हो, उनके साथ कुछ हो नहीं सकता है। इसमें एक सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो फ्लॉ ये है कि जिन लोगों के लिए सिस्टम बना है उनकी वॉइस कैप्चर करने के लिए इसमें मैकेनिज्म नहीं है। उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको समझने के लिए प्रावधान नहीं है। तो कमेटी जा रही है, विजिट्स हो रही है वहां पे, लेकिन बच्चों से कोई बात नहीं कर रहा है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष, और तारिक साहब आपकी इस रिपोर्ट के लिए आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया।